हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रमन पांडे एंड आई एम डूइंग माय बीटेक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। आज हमारा जीओसी प्लेलिस्ट में सेकंड वीडियो है। अगर आपने अभी तक मेरा पहला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जा करके प्लेलिस्ट चेक करिए। उस वीडियो में मैंने कंप्लीट इंडक्टिव इफेक्ट कवर किया है, वो भी सिर्फ 15 मिनट्स में। मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो यू कैन ऑल्सो चेक दैट आउट। सो जस्ट आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेजोनेंस। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि रेजोनेंस होता क्या है। तो रेजोनेंस इज अ फिनोमेना इन विच टू और मोर स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्विंग आइडेंटिकल पोजीशन ऑफ एटम्स कैन बी रिटन फॉर अ पर्टिकुलर कंपाउंड। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हमारे पास कोई एक कंपाउंड है और हम उसके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना चाहते हैं, लेकिन केवल एक स्ट्रक्चर से वो कंपाउंड पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं हो सकता, उसके कई सारे स्ट्रक्चर्स हमें ड्रॉ करने पड़ते हैं, देन उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो उस फेनोमेना को हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। जैसा कि अगर हम एक एग्जांपल देखें बेंजीन का, तो बेंजीन के कई दो कॉमन स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक ये और एक ये। इसमें हम दोनों को कंपेयर करें तो केवल एक डिफरेंस ये समझ में आता है कि जो बॉन्ड्स हैं वो अल्टरनेट पोजीशंस पे हैं। अगर हम इस स्ट्रक्चर में जो डबल बॉन्ड्स हैं उनको साइक्ली उसको रोटेट करें तो हम लोग को ये स्ट्रक्चर मिल जाता है। लेकिन क्या ये एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है? जी नहीं, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है। एक्चुअल स्ट्रक्चर इस बेंजीन का ये होता है जिसमें हम लोग सारी प्रॉपर्टीज़ इन दोनों से इंटरमीडिएट लेते हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। अब हम लोग ये समझेंगे कि रेजोनेंस इतना इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्यों है। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर यूजफुल बिकॉज दे अलाउ अस टू डिस्क्राइब मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स फॉर विच अ सिंगल स्ट्रक्चर इज इनएडिक्वेट। इसका ये मतलब है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वे हमें हेल्प करते हैं किसी भी कंपाउंड की सारी फीचर्स और प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करने में। जैसा कि अगर हम फिर से बेंजीन का एग्जांपल लें और इस बार हम लोग इस स्ट्रक्चर्स में सारे कार्बन्स को नंबरिंग दे दें, तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो C1 और C2 के बीच में जो बॉन्ड है वो एक डबल बॉन्ड है, और सिंपली C2 और C3 के बीच में जो बॉन्ड है वो एक सिंगल बॉन्ड है। लेकिन अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो जो C1 और C2 के बीच में बॉन्ड है वो एक सिंगल बॉन्ड है, और C2 C3 के बीच का बॉन्ड डबल बॉन्ड है। तो क्या ये दोनों स्ट्रक्चर्स अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को बता रहे हैं या फिर वो दोनों अलग अलग कंपाउंड्स को बता रहे हैं? तो जी नहीं, वो दोनों ही एक सेम कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स हैं। बस डिफरेंस ये है कि ये दोनों एक्चुअल स्ट्रक्चर्स नहीं हैं, ये बस एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि अलग अलग केसेस में यूज़ होते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेंजीन को एक्सप्लेन करने के लिए। अगर हम लोग एक्चुअल स्ट्रक्चर की बात करें तो एक्चुअल स्ट्रक्चर हम लोग का रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, जो कि हम लोग को एकदम एक्चुअल रिजल्ट्स और प्रॉपर्टीज़ बताता है। तो अगर हम लोग बेंजीन को एक्सपेरिमेंटली लैब में टेस्ट करें तो हमें ये पता चलता है कि सारे के सारे बॉन्ड्स जो होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं, और उनमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। ना ही वो एकदम सिंगल होते हैं और ना ही वो पूरी तरह से डबल होते हैं, उनमें एक इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी होती है। तो इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए हम रेजोनेंस हाइब्रिड का यूज़ करते हैं, और यही इम्पोर्टेंस है रेजोनेंस कॉन्सेप्ट को समझने की। आज हम लोग देखेंगे कि अब कंडीशंस फॉर रेजोनेंस क्या होनी चाहिए। कोई भी कंपाउंड रेजोनेंस तभी शो करता है जब उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स या फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो, क्योंकि जो मेन कॉज होता है रेजोनेंस का वो होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो पहला पॉइंट यही था कि कंपाउंड में अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं तो वो कंपाउंड रेजोनेंस शो नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट हम लोग का ये होगा कि जो कोई भी सिस्टम या कंपाउंड हम लोग चेक कर रहे हैं वो एक कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। कंजुगेटेड से मेरा मतलब ये है कि उसमें सिंगल बॉन्ड्स और डबल बॉन्ड्स अल्टरनेट पोजीशंस पे होने चाहिए। जैसा कि अगर हम एक एग्जांपल देखें तो इस एग्जांपल में ये वाले कार्बन के बीच में सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल और फिर डबल बॉन्ड है। इसी को एक कंजुगेटेड सिस्टम कहते हैं। अगला पॉइंट है कि जो कंपाउंड होना चाहिए वो प्लेनर होना चाहिए।
ये इसलिए होता है क्योंकि अगर कंपाउंड प्लेनर नहीं होगा तो फिर जो p ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे के साथ साइडवेज ओवरलैपिंग नहीं कर पाएंगे, और क्योंकि वो साइडवेज ओवरलैपिंग नहीं कर पाएंगे तो पाई बॉन्ड बनेगा ही नहीं, और अगर पाई बॉन्ड नहीं बनेगा तो हम लोग की पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। इसलिए कोई भी कंपाउंड अगर वो प्लेनर नहीं है तो वो रेजोनेंस शो नहीं कर सकता। तो रेजोनेंस के लिए थर्ड कंडीशन थी कि कंपाउंड को प्लेनर होना जरूरी है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय साइडवेज ओवरलैपिंग। तो साइडवेज ओवरलैपिंग के लिए कंपाउंड शुड बी प्लेनर। द फोर्थ पॉइंट इज कि द सम ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्लस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स शुड बी सेम इन ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसका ये मतलब है कि अगर हम लोग कोई भी कंपाउंड लें और उसमें कई सारे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं और कई सारे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उन दोनों का सम टोटल जो हो वो हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सेम होना चाहिए, तभी वो एक वैलिड रेजोनेंस शो करेगा, वरना वो रेजोनेंस नहीं होगा। अगला पॉइंट है कि जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हों उन सब के ऊपर नेट चार्ज जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। नेट चार्ज शुड रिमेन सेम इन ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जैसा कि एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, NH2CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि नाइट्रोजन एक के पास एक लोन पेयर है जो कि उसके साथ रेजोनेंस कर सकता है, और एक डबल बॉन्ड भी है। तो ये एक कंजुगेटेड सिस्टम है, और इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और भी होता है जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। तो अगर मैं फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट को टेस्ट करना चाहूँ तो इससे कर सकता हूँ। कैसे? इसमें कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चेक करने के लिए हम लोग इस कंपाउंड को देखें तो केवल नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, तो टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2, और टोटल बॉन्ड कितने हैं? तो टोटल बॉन्ड्स हैं 1 2 3, तो 3 इंटू 2 करने पे हम लोग के पास टोटल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं 6, अगर हम लोग बॉन्ड्स विथ हाइड्रोजन को इग्नोर करते हैं क्योंकि वो दोनों में कॉमन है। उसके बाद अगर हम लोग इस कंपाउंड को देखें तो इसमें लोन पेयर कार्बन के ऊपर है, और इसके एक ही लोन पेयर होने की वजह से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2, और टोटल बॉन्ड्स कितने हैं? 1 2 3, तो 3 इंटू 2 करने पे हम लोग को फिर से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 6 मिल रहे हैं। हम लोग इसमें भी हाइड्रोजन्स को लीव कर रहे हैं क्योंकि वो दोनों कंपाउंड्स में कॉमन है। तो अब हम लोग अगर टोटल करें तो 2 + 6 8 इसमें भी है, और 2 + 6 8 इसमें भी हैं। तो ये हम लोग का फोर्थ पॉइंट जस्टिफाई करता है। फिफ्थ पॉइंट को टेस्ट करने के लिए हम लोग इस कंपाउंड के ऊपर जो नेट चार्ज अवेलेबल है उसे देखेंगे। तो इस वाले स्ट्रक्चर में जो नेट चार्ज है वो है 0, तो हम लोग का नेट चार्ज 0 हो गया। और इस स्ट्रक्चर में हम लोग के पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो जो नेट चार्ज होगा वो 0 हो जाएगा। अगला और लास्ट पॉइंट अगर हम लोग कंडीशंस का देखें तो ये है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो किसी भी एटम की वैलेंसी उसके मैक्सिमम पॉसिबल वैलेंसी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसकी वैलेंसी उसके मैक्सिमम पॉसिबल वैलेंसी से ज़्यादा हो जाती है तो फिर उसका ऑक्टेट जो होता है वो एक्सटेंड हो जाता है, और जो कि पॉसिबल नहीं है। तो कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो उसमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी एटम की वैलेंसी उसके मैक्सिमम पॉसिबल वैलेंसी से ग्रेटर नहीं है। सो गाइस, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कितने टाइप्स के डीलोकलाइजेशंस पॉसिबल होते हैं रेजोनेंस में। तो पहला टाइप है कि पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र फ्रॉम मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम। इसका ये मतलब है कि अगर हम किसी मल्टीपल बॉन्ड से उसका एक बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन्स को किसी उसके एडजेसेंट एटम्स को दे दें तो उस टाइप के ट्रांसफ़र को हम लोग पहले टाइप में कंसीडर कर रहे हैं। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि एक स्ट्रक्चर गिवन है जिसमें हम लोग के पास 2 डबल बॉन्ड्स हैं, तो ये एक कंजुगेटेड सिस्टम है, तो ये रेजोनेंस शो कर सकता है। तो अगर हम इस डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स को इस एटम को दें लाइक दिस, सो इसमें होगा क्या कि क्योंकि हमने इसको इलेक्ट्रॉन्स दिए तो ये हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज, और क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। तो इस टाइप के ट्रांसफ़र को कहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र फ्रॉम मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम। सेकेंड टाइप है कि अगर हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करें
फ्रॉम अ मल्टीपल बॉन्ड टू अ सिंगल बॉन्ड। इसका एग्जाम्पल भी अगर हम लोग सेम लें तो अगर हम इस डबल बॉन्ड को इस सिंगल बॉन्ड की तरफ ट्रांसफ़र करें लाइक दिस, तो क्या होगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन को दिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और क्योंकि हम लोग यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देंगे तो जो ये कार्बन है उसकी वैलेंसी 4 से ज़्यादा हो जाएगी, और जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से ये वाला डबल बॉन्ड भी इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा और इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस टाइप के डीलोकलाइजेशन को कहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र फ्रॉम मल्टीपल बॉन्ड टू अ सिंगल बॉन्ड। अब अगर हम लोग थर्ड टाइप की बात करें तो वो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम टू अ बॉन्ड। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि उस कंपाउंड के पास लोन पेयर होने चाहिए, और वो भी कंजुगेशन में होने चाहिए विद द सिस्टम। तो जैसा कि इस एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर्स हैं और वो लोन पेयर्स कंजुगेशन में हैं इस सिस्टम के। तो अगर हम इस लोन पेयर को इस सिंगल बॉन्ड को दे दें तो उस केस में यहाँ पर क्योंकि हम लोग इस तरीके से दे रहे हैं तो इस नाइट्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और क्योंकि ये कार्बन पेंटावेलेंट हो जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड बनने से, तो ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जो फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा उसके ऊपर नाइट्रोजन में एक पॉजिटिव और कार्बन पे एक नेगेटिव बनेगा। अगर हम अपने पुराने कंडीशंस को ध्यान में दें तो हम लोग ने पढ़ा था कि नेट चार्ज शुड रिमेन सेम इन ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर 0 नेट चार्ज है, और सिमिलरली यहाँ पे भी एक प्लस और एक माइनस चार्ज है, जिसकी वजह से नेट चार्ज ओवर दिस स्ट्रक्चर 0 हो जाता है। और अगर हम लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर भी करें तो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, तो टोटल 8 बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इस कंपाउंड में भी 1 2 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, तो टोटल 6 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एक लोन पेयर है तो टोटल 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ओवरऑल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वो भी सेम रहता है ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में। अब हम लोग एक सवाल करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी कंपाउंड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम लोग एग्जांपल लेंगे ओजोन का। तो क्योंकि हम लोग ओजोन का एग्जांपल ले रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग ओजोन का स्ट्रक्चर बना देंगे। तो ओजोन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है ये। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या ये कंजुगेशन में है। तो हाँ, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, तो ये एक कंजुगेटेड सिस्टम होता है। तो अब हम लोग इसमें ट्राई करेंगे अपने जो 3 टाइप्स के डीलोकलाइजेशन पढ़े उनमें से कौन सा टाइप यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो क्या हम लोग इसमें पहला टाइप कर सकते हैं मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम। तो हाँ, हम लोग अगर यहाँ पर इस डबल बॉन्ड को इस एटम को देते हैं तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा और यहाँ पर माइनस आ जाएगा, लेकिन वो अनस्टेबल होगा, इस वजह से वो एक स्ट्रक्चर नहीं बना सकता। इसलिए हम लोग दूसरा टाइप देखेंगे। दूसरे टाइप में हम लोग मल्टीपल बॉन्ड टू अ सिंगल बॉन्ड करते हैं। तो मल्टीपल बॉन्ड टू अ सिंगल बॉन्ड अगर हम लोग करें तो वो एक कुछ इस तरीके से होगा, और इसकी वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर माइनस आ जाएगा क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उसके बाद अगर हम लोग इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करने की कोशिश करें तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है वो इन दोनों का इंटरमीडिएट होता है। तो इंटरमीडिएट में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इस ऑक्सीजन के ऊपर और इस ऑक्सीजन के ऊपर एक एक बार नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और इस ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो अगर जब हम लोग इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो इस ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे और इन दोनों के ऊपर हम लोग पार्शियल नेगेटिव चार्ज बनाएंगे। ये कम्प्लीटली नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि एक केस में इसमें नेगेटिव था और इसमें 0, और एक केस में इसमें नेगेटिव था और इसमें 0। तो अगर हम लोग इन दोनों का एवरेज लें तो एक्चुअल में इसकी वैल्यू जो होगी वो हाफ होगी, दोनों जो पार्शियल नेगेटिव हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो डेल माइनस है वो होगा 1/2 टाइम्स द यूनिट चार्ज। तो इस हाइब्रिड को हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। अब अगर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखें तो हम लोग एक नाइट्रेट एनायन लेते हैं।
तो नाइट्रेट एनायन का सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रक्चर बना देंगे। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं और एक नाइट्रोजन है जिसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। तो सबसे पहला हम लोग कर सकते हैं कि इस ऑक्सीजन के लोन पेयर को इस सिंगल बॉन्ड को दे दें, जिसकी वजह से ये नाइट्रोजन जो होगा वो अपनी वैलेंसी से ज़्यादा बॉन्ड्स बना लेगा। तो होगा क्या कि ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसकी वजह से हम लोग का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन पाएगा। ये पहले यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में आया और फिर ये डबल बॉन्ड इस एटम पे आ गया। इसकी वजह से हम लोग का जो कंपाउंड बना वो ये बना। अब अगर थर्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना है तो इसमें हम लोग इस बार इस वाले लोन पेयर को इस सिंगल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट करेंगे और फिर ये डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग का ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। अब अगर हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करें तो क्योंकि इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन तीनों पे एक एक बार नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो हम लोग इन तीनों पे डेल नेगेटिव लगा देंगे। नाइट्रोजन के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज है, तो इस हाइब्रिड में भी नाइट्रोजन के ऊपर एक कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज होगा। और तीनों केसेस में एक एक बार किसी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बन रहा है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड में भी एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा पूरे कंपाउंड में। इससे हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हैं।